दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडीज पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है, ये सीरीज साइंस की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन है और ये जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बात करेंगे हम इन 20 क्वेश्चन के बारे में और ये जेएमआरसी बेस्ड सीरीज है। तो आज हम बात करेंगे जेएमआरसी एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी। तो इसका एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन और इसमें टाइम होता है 120 मिनट्स और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 रॉन्ग आंसर के लिए। और साथ में हम बात करने वाले हैं इसके अलग अलग जो पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के बारे में और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और जो जूनियर इंजीनियर है और उसके बाद में जो मेंटेनर है अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। तो सभी एग्ज़ाम में ये साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से पूछे जाते हैं। और अब हम बात करने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये है इससे रिलेटेड और इसमें आपको दिया गया है सबसे पहले पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और ट्रेन ऑपरेटर जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और पोस्ट बी जिसमें जूनियर इंजीनियर है और ये ट्रेड अलग अलग ट्रेड दे रखी है जिसमें साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे। जो पोस्ट सी में कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट है इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और मेंटेनर में आपके ट्रेड वाइज जो अलग अलग है इसमें साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं टोटल ट्रेड और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें साइंस के क्वेश्चन कितने होंगे। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन डाले गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडल है उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके दाब में जो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए की दाब में कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है। चलते बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आकाश का रंग नीला प्रकाश के डैश के कारण दिखाई देता है। तो ये आकाश का जो रंग नीला है ये प्रकाश के प्रकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकिरण के परिणाम स्वरूप आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और अब हम बात करेंगे कि ये प्रकिरण होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें धरातल पर या अन्य कोई धूल भरे पदार्थों के माध्यम से होकर के गुजरती है तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और ये प्रकिरण होता है, यानी प्रकाश फैल जाता है। आगे हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए में दे रखा है विवर्तन। प्रकाश को अवरोध पर मोड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। और प्रदीप्त में हमारे पास यहाँ दिया गया है कि स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसको ये जो प्रदीप्त होते हैं ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इसे अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है जैसे सूर्य। चलते हैं बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पिछले एग्जाम में से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। डायनमो के आविष्कारकर्ता कौन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायनमो के आविष्कार और डायनमो के जो आविष्कार करता है ये माइकल फेराडे है। माइकल फेराडे और ये इंग्लैंड के निवासी है। 1831 में इन्होंने जो इसका आविष्कार किया था। माइकल फेराडे इंग्लैंड के निवासी 1831 में। और आगे हम बात कर रहे हैं ग्राहम बेल।
ग्राहम बेल यूएसए के हैं और 1876 में और टेलीफोन के आविष्कार करता है। आगे हमारे पास जेनोबेग्राम डीसी मोटर के ये आविष्कारक है और ये बेल्जियम के निवासी 1873 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था डीसी मोटर का। आगे है जीन पियरे क्लांचार्ड, ये पैरासूट के आविष्कार करता है और जीन पियरे क्लांचार्ड ये फ्रांस के निवासी और 1795 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में हम बात कर रहे हैं कि परमाणु की ऑक्सीकरण क्रिया कम होना या घटना ये कहलाता है ऑप्शन ए अवकरण कहलाता है। जब किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो ये अवकरण कहलाती है। और इसी के साथ में आगे हमारे पास यहाँ पे है ऑक्सीकरण वह है जो पदार्थ को दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। जब कोई अभिक्रिया होती है तो इससे ऑक्सीकरण जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और आगे हमारे पास ऑक्सीकारक में इसका मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकारक इसका मान बढ़ जाता है और अवकारक इसका मान घटा देता है। जब कोई परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का करवाया जाता है तो इसमें प्रभाव पड़ते हैं। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन 5th में खाने को पचाने के लिए कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है कि जब हमारे भोजन में हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो किस अमल का प्रयोग होता है या किस अमल की। और ये अमल है HCl अमल है और इस अमल के परिणाम स्वरूप हमारे भोजन का पाचन होता है। और आगे हम बात करेंगे नाइट्रिक अमल। जो नाइट्रिक अमल होता है ये सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नाइट्रिक अमल सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और आगे हमारे पास है जो यहाँ पे सी में ऑक्सीजेलिक अमल। और ऑक्सीजेलिक जो अमल है ये कपड़ों से जो लोहे वगैरह का जंग होता है उसे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी वाला ऑक्सीजेलिक अमल ये कपड़ों पे लगे किसी जंग को हटाने के लिए कार्य किया जाता है। और आगे हमारे पास ये जंग को और H2SO4 एवं NHO3 का प्रयोग लोहे को साफ करने के लिए, इस पर लोहे को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में किसी विलयन का pH मान कितने से कम होने पर विलीय अम्लीय पदार्थ हो जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी पदार्थ उसका pH मान होता है और वो pH मान 7 से अगर कम हो जाता है तो वह विलयन अम्लीय पदार्थ बन जाता है। 7 से जो कम होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं और 7 से बढ़ने के बाद वो क्षारीय पदार्थ होता है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं कि अगर pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय पदार्थ हो जाते हैं और जो pH 7 से अधिक होने पर जो विलीय है वो बन जाता है क्षारीय। यहाँ पे ऑप्शन बी में बता रहे हैं कि जब 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय बन जाता है और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय पदार्थ बन जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे हमारे पास जो ऑप्शन सी में दे रखा है हमारे पास कि अगर pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। कि जब पदार्थ में जो 5.56 से कम होती है तो वहाँ पर वो अम्ल वर्षा कहलाती है। और आगे हमारे पास है 7.0 से 7.8 pH पर हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर जो कार्य करता है वो 7.0 से 7.8 pH पर कार्य करता है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7।
क्वेश्चन 7, शुद्ध दूध का पीएच मान कितना होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शुद्ध दूध होता है उसका पीएच मान, और उसका पीएच मान होता है 6.4। 6.4 शुद्ध दूध का पीएच मान होता है। 2.2 ये होता है नींबू का पीएच मान, 2.2। और मानव के जो शरीर में रक्त होता है 7.4 पीएच मान, 7.4 मानव के रक्त। और ये जो दे रखा है 2.4 ये होता है सिरका का पीएच मान। जो सिरका होता है उसका पीएच मान 2.4 होता है, मानव के रक्त का 7.4 पीएच मान होता है, 2.2 नींबू का पीएच मान, शुद्ध दूध का जो है वो 6.4 पीएच मान होता है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 में दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दाब बढ़ता है तो द्रव्य में जो गैस होती है उसके विलेय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विलेय, और ये है ऑप्शन ए कि उसका प्रभाव कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा, और इसका प्रभाव कम होगा। अब हम चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कोयले को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज एंथ्रासाइट कोयले की, और वो बात कर रहे हैं कार्बन की मात्रा की। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है ऑप्शन सी 65% से 70%, 65 से 70% तक इसकी होती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो अन्य है हमारे पास, तो ऑप्शन बी में दे रखा है 50 से 60% तक, और ये होता है पीट कोयले की कार्बन मात्रा। पीट कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 50% से लेकर के 60% तक होती है, और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न क्वालिटी का कोयला, तो पीट कोयला होता है, इसमें 50 से 60% होती है। आगे हमारे पास जो ऑप्शन ए में दे रखा है बिटुमिन कोयला, बिटुमिन कोयला होता है 70% से 85% तक इसकी कार्बन की मात्रा होती है, और घरेलू कार्य के लिए जो बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक है। लास्ट में हमारे पास बचता है एंथ्रासाइट कोयला, जो 85% से अधिक इसकी कार्बन की मात्रा होती है, और इसी में हम बात कर लेते हैं ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। तो निम्न है वो पीट कोयला है, और उत्तम है वो एंथ्रासाइट कोयला है। चलते हैं इसी के साथ में, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में गीले गोबर के सड़ने पर कौन सी गैस बनती है। सीधा सा क्वेश्चन है, गीले गोबर से सड़ने के लिए सड़ने के बाद कौन सी गैस बनती है। तो अगर हम बात करें तो बायोगैस बनती है, लेकिन बायोगैस के अंदर एक ऐसी गैस होती है जो ज्वलनशील गैस होती है, और ये मीथेन गैस बनती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गीले गोबर के सड़ने के परिणाम स्वरूप एक ज्वलनशील गैस बनती है, और वो मीथेन गैस कहलाती है। वैसे तो इसको हम बायोगैस भी कहते हैं, लेकिन ये मीथेन गैस बनती है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या भरा होता है, या हम कह सकते हैं ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और ऑर्गन भरा रहता है। अगर हम ट्यूबलाइट, जो विद्युत ट्यूबलाइट होती है घरों में रोशनी के लिए हम यूज करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पारा का वाष्प और ऑर्गन के भरा होता रहता है। और चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन
12 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 12 में विद्युत धारा में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यह विद्युत धारा में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार जो कि मिश्र धातु का बनाता है, और ये मिश्र धातु होती है ऑप्शन डी लेड व टिन। मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार जो हम घरों में प्रयुक्त करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13, और क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्फर के उपयोग की, और सल्फर की उपयोग एक तो ये कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त की जाती है रबर और वेल्केनाइज करने में, रबर को वेल्केनाइज करने में, बारूद एवं औषधि बनाने के लिए उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, उपयुक्त सभी की जो सल्फर है उसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करते हैं, रबर वल्केनाइज करने में, बारूद एवं औषधि बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं बात करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से, यहाँ पे किरणें एक पढ़ी जाए कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। तो हम बात कर रहे हैं ये है ओजोन परत या ओजोन मंडल है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से हमें बचाती है। और अब हम बात करें ये ओजोन, ये ऑक्सीजन का अपरूप है, ओजोन परत ऑक्सीजन का अपरूप है, और ये समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर दूर है, 30 से 32 km दूर है ओजोन परत समुद्र, और सांद्रता अधिक होती है, इसकी सांद्रता अधिक होती है। और इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के कितने प्रतिशत भाग में नाइट्रोजन उपस्थित है? तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन है 78%। आज हम बात कर रहे हैं कि जो वायुमंडल है वो गैसों का एक गुबार है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायुमंडल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ऑप्शन ए वाली 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। आगे हमारे पास है ये 0.93, ये आर्गन गैस है, आर्गन की मात्रा है वो 0.93% है। और ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, और 0.03 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की बात कर रहे हैं। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में मिट्टी के क्षारीय तत्वों को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी में जो क्षारीय तत्व होते हैं उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिस जिप्सम के प्रयोग से मिट्टी के जो क्षारीय तत्व होते हैं उनको कम किया जा सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड ये एक हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दे रखा है मेथेनॉल, ये दे रखा है अंधेपन का कारण है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ली जाए तो बहुत बड़ी विषाक्त हो सकती है और ये अंधेपन का कारण हो सकती है।
और पोटेशियम की बात करें तो ये पानी की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो पोटेशियम है ये पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेट ऑक्साइड है ये हंसाने वाली गैस है, और मेथनॉल है ये अंधेपन का कारण भी हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में सोडियम को किस में रखा जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम को रखने के लिए, और सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में सकरवी रोग, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सकरवी रोग के साथ साथ में मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना, सकरवी रोग और मसूड़ों का फूलना दोनों कौन से विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो सी, ऑप्शन बी है सी, विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला जो सकरवी और मसूड़ों को फूलने वाली दोनों ही बीमारी है। और अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है विटामिन के, और विटामिन के इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है ए, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और संक्रमण का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसमें रात को कम दिखाई देता है, और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और आगे हमारे पास विटामिन ई से जनन जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जन शक्ति कम हो जाती है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई पद्धति का मूल मात्रक क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा का जो एसआई मूल मात्रक पद्धति है, तो ये एम्पियर और एम्पियर का जो सांकेतिक है वो ए है। यहाँ पे दे रखा है कंडेला जो ज्योति की तीव्रता होती है इसको CD बोलते हैं, और इसको केंड भी कहते हैं, ये CD। कंडेला जो ज्योति की तीव्रता को मात्रक है। और आगे हमारे पास है केल्विन का मात्रक K है, और इसको ताप, इसका मात्रक जो K है और ये ताप का है। आगे हमारे पास यहाँ दिया गया है समय, और समय इसका सेकंड, और ये S है S। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा में एसआई पद्धति का मूल मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ये एम्पियर है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में त्रिशूल नामक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिशूल नामक मिसाइल की मारक क्षमता, और इसकी मारक क्षमता है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक त्रिशूल नामक मिसाइल की मारक क्षमता है। और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ऑप्शन सी में 25 किमी। तो आकाश नामक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 25 किमी है। और आगे हमारे पास दिया गया है तो पृथ्वी की मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर है। पृथ्वी नामक मिसाइल की मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर है। और अब हम आगे जो ऑप्शन बचा है ऑप्शन ए में, तो ये हमारे पास है अग्नि, और ये अग्नि थर्ड की मारक क्षमता है। ये 3000 से 3500 किमी की मारक क्षमता है। और हमारा क्वेश्चन जो था त्रिशूल नामक मिसाइल की मारक क्षमता, ये ऑप्शन डी 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। और JMRC के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज थी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, तब तक के लिए धन्यवाद।